नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। दलितों पिछड़ों में चेतना की अलख जगाने वाले प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को सैक कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है। इसके बाद शिक्षा जगत से जुड़े लोगों में भारी गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि ये सरकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार छीनने पर तुली हुई है, लोगों की आवाज़ों को दबाने का तरह तरह का हथकंडा अपना रही है। उन्हीं हथकंडों में से एक का इस्तेमाल प्रोफेसर लक्ष्मण यादव पर किया गया है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब, जो पाशमानदा मुस्लिम समाज के संयोजक हैं, और इसके साथ ही भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हमारे साथ हैं विनोद पाल जी, जो शोधार्थी हैं, और तीसरे नंबर पर इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्पल बल्लभ जी, जो शोधार्थी के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों में चेतना की अलख जगाने का काम करते हैं। तो हम बात करते हैं और सबसे पहले मंसूरी साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि लक्ष्मण यादव के टर्मिनेशन को किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और इसलिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि लक्ष्मण यादव आज युवाओं के, बहुजनों के, पसमानदा समाज के, वंचितों और शोषितों के वो उभरता चेहरा है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे पहचान है। कम समय में जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेके, सावित्रीबाई फुले के मिशन को लेके, ज्योतिबाई फुले के मिशन को लेके, रामास्वामी नायकर के मिशन को लेके, जिस तरह से राष्ट्रीय लेवल पर जो वैचारिक संवाद हुआ है, लक्ष्मण यादव उसके अगली पंक्ति के हस्तक्षेप प्रवक्ता हैं। और ये जो घटना हुई है, इसमें कहीं कोई आश्चर्य का मामला नहीं है। ये बारी बारी से जो भी आज के डेट में शोषितों के सवाल को उठाएगा, बहुजनों के सवाल को उठाएगा, पसमानदा के सवाल को उठाएगा, जो कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा को लेकर चलेगा, जो नायकर की विचारधारा को लेकर चलेगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर बात करेगा, उसको सज़ा मिलेगी। तो ये इनाम है। मैं समझता हूँ कि मैं तो इस स्थिति में कह सकता हूँ कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव को ये इनाम मिला है, ये उपलब्धि है। ये इसलिए उपलब्धि है कि आप सोचिए ना, सत्ता की छटपटाहट को देखिए आप। एक 30, 35, 40 साल, 45 साल के युवा से दिल्ली डर रही है, दिल्ली डगमग डगमग कर रही है। सच्चाई तो ये है कि ये वो मिशन का मामला है, ये वो बाबा साहब मिशन का मामला है, ये वो कर्पूरी ठाकुर के मिशन का मामला है, ये वो हमारे छत्रपति साहू जी महाराज का मामला है, जिसके विचारधारा की दहशत से जो है डॉक्टर लक्ष्मण यादव पर कार्रवाई हुई है। साथ ही मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, लक्ष्मण यादव का API स्कोर जो है वो 96 है। लक्ष्मण यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय के टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है, किसी भी विश्वविद्यालय के एकेडमिक परफॉर्मेंस में हम लोग कह सकते हैं कि जिनका 96% API स्कोर होगा, वो टॉप पे होगा। इस देश का दलित, शोषित, वंचित, पसमानदा टॉप पर है। लेकिन चूंकि जिस फेज में हम लोग हैं साथी, सजा मिलेगी, लेकिन वो सजा मेरे लिए इनाम है। अगर लक्ष्मण यादव से दिल्ली डर गई, लक्ष्मण यादव के टीम से दिल्ली डरती है, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की जीत है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की जीत बता रहे हैं मंसूरी साहब। विनोद जी,
आप कैसे देखते हैं जिस तरह से अचानक से लक्ष्मण यादव पर, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव पर कार्रवाई की गई, कोई कारण नहीं बताया गया, टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया गया और लक्ष्मण यादव ने इस टर्मिनेशन लेटर के साथ ट्वीट किया कि जी हजूरी मैं नहीं कर किया, इसी का इनाम मुझे जो है दिया गया। कैसे देखते हैं आप? फिरोज मंसूरी साहब ने ठीक ही कहा कि लक्ष्मण यादव जी का यह एक पुरस्कार है। चूँकि मेरा घर भोजपुर ज़िला है, शाहाबाद कहिए, तो शाहाबाद में मैं वहाँ से मैं बात करना चाहता हूँ। बाबा साहब फूले, पेरियार और अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए कि इस देश के अंदर सदियों से जो पिछड़ा है, दलित है, उसके साथ शोषण हुआ है। अब प्राचीन भारत की बात आप करेंगे तो आप देखेंगे कि हम शूद्र कहलाते हैं और शूद्रों को बोलने का हक नहीं था, पढ़ने का हक नहीं था। और यह सब कुछ जो मनुवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसके कारण ही ऐसा हुआ। भारत जातिवादी देश है, जातियों का देश है। भारत जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, वर्णवादी व्यवस्था है, उस पर जब जब आप बोलेंगे तो लक्ष्मण यादव का ही हाल होगा। लक्ष्मण यादव इस देश के 85% जो बहुजन समाज है उसके बेहतरी के लिए लंबे समय से संघर्षरत हैं। विश्वविद्यालयों से लेकर के समाज के विभिन्न जो क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, सब जगह उस तरह के जो है हमला हुए हैं। तो ये जो हमला है, हम समझते हैं कि अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा जो है ये है हमला है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इस तरह से जिस तरह से लक्ष्मण यादव पर जो हटाया गया है कॉलेज से, यह कॉलेज से नहीं हटाया गया है, बल्कि एक तरह से उनकी आवाज़ पर रोक लगाने का जो है प्रयास किया गया है। एक कुत्सित प्रयास है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और इसको हम इस रूप में देखते हैं कि आज़ादी से पहले आप देखेंगे अंग्रेज़ों के ज़माने में कि लॉर्ड लीटन जब भारत के वायसराय थे तो 1876 से 1880 तक वे रहे और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जब अखबार आग उगल रहे थे तो उस पर रोक लगाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट उन्होंने लागू किया था। लेकिन जैसे ही जो है उसके बाद लॉर्ड रिपन जो है वायसराय बनते हैं, वे यह महसूस करते हैं कि नहीं, किसी भी व्यक्ति के अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगनी चाहिए, जो बातें आ रही हैं उसको आनी चाहिए। उन्होंने 1882 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता पुनः बहाल कर दी। मात्र 2 साल के अंदर ही जो है यह व्यवस्था बहाल कर दी। लेकिन पिछले 8-10 सालों से जो हम लोग देख रहे हैं इस देश के अंदर कि इस देश में प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। जो बोलेगा या तो उसकी हत्या कर दी जाएगी या इस तरह से बाध्य किया जाएगा कि वह आत्महत्या कर लेगा। बिल्कुल इस तरह से बाध्य किया जाएगा कि वो कुछ भी ना कर सके। इस तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे कि लोग मजबूर होकर बोलना बंद कर दें। आप लक्ष्मण यादव पर हुई कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े रहते हैं, आपके नज़र में क्या है? देखिए, भारत में जब भी इस तरह की राजनीतिक संकट आई है, ये एक लंबे समय से चल रहा अघोषित इमरजेंसी है। मैं कह रहा हूँ इसको सबको, देखिए, लंबे समय से चल रहा अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी के दौरान जो पहले भी देश में इमरजेंसी आया था तो विश्वविद्यालय से ही वो रास्ता और राह निकला और जो छात्र आंदोलन हुआ और वही छात्र आंदोलन इस देश को बचाया। ये लोग इस बात को जानते हैं कि विश्वविद्यालय में जो चिंगारी भड़केगी तो यह देश को बचाने के लिए जो नौजवान आएंगे तो वो इस देश को बचाएंगे। और जिन लोगों को नौजवानों से डर है उन लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो लक्ष्मण यादव के रूप में हो, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, चाहे वो छात्र रोहित बुमुला के मामला हो, चाहे वो कलमुर्गी, चूँकि बात रखने का माध्यम क्या रह गया है, मीडिया रह गया है। आप कलमुर्गी को भी ले लिए, जो बिक सके उसको खरीद लिए, जो नहीं बिक सके उसको दफन करने पे लगे हैं।
लेकिन यह देश ये दफन से नहीं डरा है। जब जब समस्या आया है, लक्ष्मण यादव, कलमुर्गी जैसे लोग आए हैं, लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। और एक लक्ष्मण को आप टर्मिनेट करते हैं तो मैं समझता हूं कि 10 लक्ष्मण और खड़ा होगा और लक्ष्मण मजबूत होगा। लक्ष्मण मजबूत होगा, उत्पल जी ने कहा। और ये जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वक्ता, इन सभी का लबो-लबाब यही है कि कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ को दबाने की एक कला, हथकंडा जो है सरकार ने अपनाई है। मंसूरी साहब, आपने कहा कि लक्ष्मण यादव के लिए यह इनाम है या सचमुच जो लोग बेबाकी से जनता की आवाज़ उठाते हैं, संविधान की बात करते हैं, दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, ज्योतिबा फूले, अंबेडकर की बात करते हैं, उनकी आवाज़ को कुचलने का एक नया तरीका है? देखिए, इसको कई और एंगल से भी समझा जा सकता है। एक तो ये है कि विश्वविद्यालय में अभी जो विश्वविद्यालय की व्यवस्था है, मतलब सरकार ने पूरी तरह से तय कर रखा है कि विश्वविद्यालय को बर्बाद कर देना है। और ये सरकार बहुत ही, उत्पल जी ने बहुत सही कहा कि बड़ी सोची समझी साजिश है। वो जानते हैं कि विश्वविद्यालय वो फैक्ट्री है जहाँ पर देश के लोकतंत्र को बचाने के सैनिक और नायक तैयार होते हैं। जेपी आंदोलन उसका उदाहरण है। इमरजेंसी के बारे में आप जानते हैं। बहुत ही गहराई से आप देखिएगा, देश के तमाम विश्वविद्यालय को पूरी तरह से तहस नहस करने की एक कंप्लीट जो है प्री प्लान तैयार कर ली गई। और इस देश में विश्वविद्यालय जाना जाता था रिसर्च के लिए, विश्वविद्यालय जाना जाता था किताबों के लिए, विश्वविद्यालय जाना जाता था पढ़ाई के लिए। विश्वविद्यालय वो जगह था जहां खुले विचारों के साथ संवाद करना था। पाल जी ने सही कहा, 91 जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया, विश्वविद्यालय उस स्वतंत्रता की रिसर्च वाला जो माने प्रयोगशाला थी। हर रिसर्च, चाहे आप मेरे विचार से सहमत हों, उत्पल जी के विचार से आप सहमत हों कि नहीं हो, विश्वविद्यालय में खुला डिबेट होता था। हम कभी नहीं कहते थे कि वो हमारे विचारधारा का नहीं है तो आप हमसे डिबेट नहीं करिए, या हम उनके विचारधारा। विश्वविद्यालय वो स्थान था जहाँ चूँकि वो था ही, वो प्राइमरी स्कूल नहीं है, वो मिडिल स्कूल भी नहीं है, वो माध्यमिक स्कूल भी नहीं है, वो कॉलेज, वो विश्वविद्यालय है। पूरे विश्व के तमाम चीज़ों को लेके हम उस स्थान पर डिबेट कर सकते हैं। और ये इस देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की खूबसूरती थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इसके पीछे एक बड़ी गहरी साजिश है। विश्वविद्यालय में जिस तरह से शिक्षक की बहाली हो रही है, बड़ी गहराई से आप पड़ताल कीजिए। एक खास संगठन, पूरा देश जानता है उस संगठन के बारे में, बड़ा बुरा, पूरा दुनिया में नाम रोशन हो गया। बिल्कुल, आप आरएसएस की बात कर रहे हैं और ये आरोप लगता है कि आरएसएस के लोगों को बैठा, संगठन के लोगों को वाइस चांसलर बनाया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है। जी। एक खास संगठन के कार्यकर्ता सदस्य को जो है उनके शिक्षक बनाए जा रहे हैं। एक खास संगठन के लोगों को यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पे लाए जा रहे हैं, जिनको पिछले 200 साल से तैयार किया गया है। और एक कमांडेंट के तौर पर आप जाके वो विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव पर जो सजा है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि इनाम है, ये हम अपने युवाओं के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि भगत सिंह जब फांसी पर झूले तो भगत सिंह चाहते तो समझौता कर सकते थे। बहुत सारे हमारे देश में एक से एक फ्रीडम फाइटर थे जो अंग्रेजों के साथ समझौता करवा सकते थे भगत सिंह का। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि मैं फांसी के तख्ते पे झूलना पसंद करूंगा, इस निकम्मी पूंजीवादी सरकार के सामने सरेंडर नहीं करूंगा जो मेरी मातृभूमि पे कब्जा किया हुआ। ये जो बहुजन का जो मातृभूमि है, ये जो शोषितों का मातृभूमि है, इसकी आज़ादी के ध्वजवाहक है डॉक्टर लक्ष्मण यादव। कैसे वो बर्दाश्त करेंगे? क्यों चाहेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे जगह में लक्ष्मण यादव रहे? लक्ष्मण यादव का दिल्ली विश्वविद्यालय में जाना ही उस व्यवस्था के लिए चुनौती था, और जिसका इनाम जो है लक्ष्मण यादव को बाहर किया गया। मैं इसलिए अपने युवाओं को कहता हूं कि लक्ष्मण यादव प्रेरणा है। लक्ष्मण यादव प्रेरणा है।
आपको भी लगता है कि सरकार जो है विश्वविद्यालयों में नफरत का बीज जो है बोने का काम कर रही है और लक्ष्मण यादव जो हैं वो उसी के मतलब शिकार हुए हैं? निश्चित रूप से सरकार जो है न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय बल्कि मेरा मानना है कि देश के जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है। ठीक कहे फिरोज भाई ने भी कि एक खास संगठन के लोग ही वहाँ से ही संबंधित लोग वीसी बन रहे हैं और तमाम चीज़ें आप एक प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है ताकि पठन पाठन का काम जो है न हो सके। और यह ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस देश का बहुजन जो है आज के डेट में पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहा है, रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए उनको रोकने के ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और लक्ष्मण यादव को हटा करके यह संदेश देने का काम किया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कोई भी अगर इस तरह का बहुजनों का आवाज़ उठाएगा तो आपको भी निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा, कोई आवाज़ नहीं उठा सके, इसलिए उनके साथ ऐसा किया गया। मैं एक उदाहरण के लिए कुछ आपको बताना चाहता हूँ। उत्पल भाई अभी बता रहे थे कि रोहित वेमुला का, रोहित जो वेमुला था वह दलित छात्र था और वो पीएचडी के विद्यार्थी थे, वो रिसर्च कर रहे थे। उस स्थिति में उन्होंने आत्महत्या कर लिया। अब सोच लीजिए कि भेदभाव का क्या स्तर रहा होगा। 16 में उन्होंने यह घटना घटती है, 2016 में। 2017 में जो है हैदराबाद उस्मानिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे हैं कंचा इलैया, उन पर हमला होता है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि सत्यवीर नाम का एक छात्र आत्महत्या कर लेता है, उत्तर प्रदेश का ओबीसी का छात्र है। रतन लाल जी का क्या दोष है? प्रोफेसर रतन लाल का हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनका क्या दोष है? उन पर FIR दर्ज कर दिया जाता है। आप देखेंगे हाल ही में अभी उर्मिलेश जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर उर्मिलेश जी क्या कर रहे थे? उर्मिलेश जी अपनी बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं प्रेस की स्वतंत्रता पर जो है रोक लगाने का यह प्रयास है। उसी तरह से आप देखेंगे कि एक अमित कुमार जो सत्यवती कॉलेज का ही छात्र है, उसको भी बाहर कर दिया गया। धर्मराज बिहार का छात्र है, उन्हें भी वहाँ से DAV दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो उनको बाहर कर दिया गया, वहाँ पढ़ा रहे थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वैसे ही छात्रों को निकाला जा रहा है और लक्ष्मण यादव जैसे सैकड़ों लोगों को निकाला जा रहा है जो लोग की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अभी जो लक्ष्मण यादव का जो सवाल है वह देश में सबसे ज़्यादा मुखर होकर के बोल रहे हैं, बहुजनों के हित में, दलितों के हित में, इस 85% के हित में बोल रहे हैं। इसलिए अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि यह भविष्य के लिए खतरा है, इसीलिए उस खतरा को रोकने के लिए वो उन्हें जो है इसे निकाला गया है। जी जी जी, विनोद पाल जी ने बहुत ही खरी बात कही कि खतरा भांप कर सरकार जो है और ये समझ रही है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए ये लोग जो है चुनौती बनेंगे। ये लोग 85% को भड़काने का काम कर रहे हैं। जब संविधान की बात करते हैं, उनके अधिकार की बात करते हैं दलित पिछड़ों की, तो स्वाभाविक है सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग यही सोचते हैं कि ये चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं घास में, पुआल में, यही समझते हैं। यही वजह है कि इस तरह की बातें सामने आ रही है। उत्पल जी, आप कैसे देखते हैं? जैसा कि लोगों ने कहा कि नफ़रत का बीज बोने का काम एक तरह से किया जा रहा है और जो 85% के मुखर आवाज़ है उसको कुचलने का काम किया जा रहा है, तो आप कैसे देखते हैं? योगेश जी, पहली बात कि आपने एक शब्द यूज़ किया, मैं उस पर आपत्ति जताना चाहता हूँ। पहले मैं आपके शब्द पे, आपने कहा 85% को भड़काने की नहीं बचाने की बात लक्ष्मण कर रहे हैं। भड़काना और बचाना में अंतर है। जी जी जी। तो लक्ष्मण बचाने का काम कर रहे हैं, उनकी भविष्य बचाने के काम कर रहे हैं, तो ये भड़का नहीं रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब कुछ और था। आप अपनी जगह पे सही हैं, मैं कुछ और कर रहा था। आज यही हो रहा है। मैं ये उदाहरण लिया हूँ यहाँ से, आज यही हो रहा है। आज तमाम न्यूज़ चैनल हो या फिर जहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है, खुला विमर्श होता है, वहाँ पे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोग उनके फेवर में कहाँ हैं, जो किन शब्दों से कैसे बातों को तोड़ा और मरोड़ा जाए, जो तोड़ने और मरोड़ने में सक्षम हो उनके पक्ष में और बहुजन के खिलाफ में, तो उनको आराम से वो लाएंगे, बैठाएंगे और जो सही बात करेगा, बचाने की भड़काने की नहीं, जो सही बात करेगा उनको वो भगाएंगे। ये क्लियर बात है। जी जी। और मंसूरी साहब बता रहे हैं और सब हम लोग जानते हैं,
अभी इस देश को रास्ता और राह दिखाने में मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय से जो नौजवान निकलेंगे उन्हीं में ये आशा और उम्मीद है। अभी तक भी जो लड़े थे शासन में वो विश्वविद्यालय छात्र नेता ही थे हमारे, अभी तक जितने लीडर हैं। अब उनकी उम्र भी स्वाभाविक उम्र भी इतना हो चला है कि वो लोग अब आराम के ये में हैं। और नई नौजवान का जो टीम खड़ा होगा, उस तरह का रिसर्च कहाँ से आएगा, उस तरह का आंदोलन कहाँ से आएगा? वो विचार से निकलेगा। भीड़ विचार से बनेगी, बिना विचार से बनी भीड़ इसी तरह का, वो जिस तरह से रामनवमी के नाम पर मज़ारों पे जा करके वो हल्ला करवा लेते हैं, क्यों ऐसा होता है? या फिर धार्मिक भावनाओं में बहका करके जो झगड़े करा लेते हैं, चाहे बिहार में भी ऐसा कई घटना हुआ है, बिहार शरीफ का घटना लीजिए या और भी गोपालगंज का घटना लीजिए, तो क्यों होता है? क्योंकि वो भीड़ जो है वो बिना विचार का खड़ा किया गया भीड़ है। जब भीड़ के साथ में विचार नहीं होगा तो इसी तरह की घटना होगी। और भीड़ को विचार में बदलने के लिए लक्ष्मण जैसा प्रोफेसर, लक्ष्मण जैसा आदमी, मंसूरी साहब जैसे लोग उसमें बातों को रखेंगे, क्योंकि और कोई माध्यम बचा नहीं है। और वो माध्यम विश्वविद्यालय और ही बचा है जहाँ पे लोग बात रखेंगे और नई टीम खड़ा होगी देश को बचाने वाली। तो वहाँ से ये लोग उनको रोकना चाहते हैं और इस तरह से वो मैसेज देना चाहते हैं, लक्ष्मण के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग को और जिसको अपनी पेट की चिंता है, जिनको जिम्मेवारी है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करें। अपना काम मतलब अपना पेट भरें, उसके अलावा देश दुनिया के बारे में नहीं सोचें, समाज के बारे में नहीं सोचे। इस तरह की यह धमकी है। लेकिन सोचना चाहिए, जो देश के बारे में सोचने वाले लोग अगर नहीं होते तो आज भी हम लोग अंग्रेज के गुलाम होते। 400 साल की गुलामी के बाद भी जो लोग नहीं झुके, लड़ने वालों के फौज में खड़ा हुए, और लक्ष्मण उसी में से, उसी फौज में से है। इसको देखना होगा कि जो 400 साल की गुलामी में लड़ना नहीं छोड़ा, ये 10 साल के लोगों से छोड़ देगा क्या? इस तरह की धमकी से न लक्ष्मण डरेंगे और न लोग डरेंगे। जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनको भी डरना नहीं चाहिए और नहीं डरेंगे। लड़ने वाले लोग लड़ेंगे, लड़ने वाले लोग लड़ेंगे, लेकिन लड़ने वाले लोग के पीछे कितने लोग खड़े होंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लक्ष्मण यादव को जब टर्मिनेट किया गया तो उनके पक्ष में बोलने के लिए कोई भी सत्ताधारी दल या यूँ कहें कि कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ जो है सामने नहीं आई। हल्का फल्का बयान देकर उन्होंने मामले को या अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निपटाने का काम किया। मंसूरी साहब, कैसे होगी ये लड़ाई जब कोई लड़ाका के पीछे कोई खड़ा ही नहीं होगा? तो फिर तो उनको गला दबा ही दिया जाएगा। बहुत ही सही विषय पे आप चले आए योगेश जी। और अभी तक तो बात आ रही थी कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम शोषित हैं, हम वंचित हैं। और ये भी तकिया कलाम था जो मैं अपने तमाम लोगों से बार बार कहता हूँ, मनुवाद मनुवाद बंद करो यार। ये तकिया कलाम बना कर रख दिए। संसद के कैंपस में ओबीसी का कितना सांसद है? संसद के कैंपस में एससी कितने हैं? संसद के कैंपस में एसटी कितने हैं? इस देश में 85% नहीं 90% विधायक किनका है? कौन संसद को रिप्रेजेंट कर रहा है? फिर लक्ष्मण यादव रोड पर क्यों है? डूब के मर जाओ, शर्म करो, पार्लियामेंट से इस्तीफा दो। जब जनता के बीच में आते हो तो 85% मनुवाद मनुवाद मनुवाद, और वोट लेके जाने के बाद जाके गुलामी, पूंजीवादियों का गुलामी, उस मनुवादी व्यवस्था के गोद में जाके सोते हो। सवाल मुझे उनसे नहीं है जो देश में नफरत फैला रहा है, सवाल मुझे अपनों से है। पार्लियामेंट में ओबीसी का कितना सांसद, फिर लक्ष्मण यादव रोड पर क्यों है? क्यों हमारा शोषित वंचित, जिसको हम लोग बार बार कहते थे बाबा साहब अम्बेडकर के विरासत, तमाम लोग पार्लियामेंट में हैं। और योगेश जी 1 2 3 5 नहीं है, दर्जन 2 दर्जन नहीं है, सैकड़ों में है। और सैकड़ों में होने के बाद भी लक्ष्मण यादव को 96% एपीआई होने के बाद भी उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। ये बाहर का रास्ता डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नहीं दिखाया जा रहा है, ये उनको दिखाया जा रहा है जो सत्ता के गोद में जाके कर्पूरी के नाम पर, जेपी के नाम पर, लोहिया के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर, सावित्रीबाई फूले के नाम पर और हमारे जगदेव बाबू के नाम पर
सत्ता की मलाई चाट रहे हैं और उसको लगता है कि लक्ष्मण यादव न हुआ है, अपना वाला तो ठीक ठाक है न। मैं आपको कहना चाहता हूं योगेश जी, इस चैनल के माध्यम से आपने बहुत महत्वपूर्ण, आपने क्रांति का काम, मैं तो धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को। हैरत लगता है योगेश जी कि जहां पर हमको बात करनी चाहिए, वो जो झाँव होता है स्टूडियो में, हमको तो आज बात करना चाहिए ना कि आज हमारे देश का गृह मंत्री ने क्या कहा। हमको तो हैरत लगता है कि आप पत्रकार हैं कि नहीं है भाई, हमको तो शक होता है। क्योंकि पत्रकार की जो परिभाषा है वो दलाली की परिभाषा हो गई। पत्रकार की जो परिभाषा अभी चल रही है वो वाला चल रहा है कि कैसे गोदी मीडिया नहीं, उससे भी नीचे चले गए वो। इस पे डिबेट वो बार बार आ रहा है कि लक्ष्मण यादव पर क्यों आप कह रहे हैं ना कि क्यों नहीं आप हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि हम मर गए हैं, हम मृत्यु हमारी हो गई है। हमारी मृत्यु इसलिए हो गई है कि जब अगर यही बात कर्पूरी ठाकुर सोचते, तब कर्पूरी ठाकुर को अगर अपना विरासत देना होता तो हमको पिछड़ों के नेता को विरासत दिया। उत्पल जी ने बहुत बड़ा सवाल किया है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। विश्वविद्यालय की जो नायक की जो फैक्ट्री थी, जो हमारे असली बहुजन के असली जो फैक्ट्री था तैयार होके आने वाले, ये हमारे लोगों ने उस पर ताला लगा दिया है। और इनको लगता है कि मेरा घर सुरक्षित है, इनको लगता है कि हम सुरक्षित हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि चिंगारी ये अगर आवाज़ लक्ष्मण यादव पर आई है तो बहुत तेज़ी से वो आपके दरवाजे पर भी आ रही है। आप गलतफहमी में हैं कि आप सत्ता में हैं, आपको नहीं पता है टोटल चीज़ इस देश का गुलामी में चला गया। हमारे देश का जो बाबा साहेब का जो असली संविधान था ना, मौलिक संविधान, उसके पन्ने 60 से 35% बदल दिए गए हैं और उस पन्ने को बदलने में कोई दूसरा नहीं है, यही ओबीसी, यही एससी, यही एसटी। बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूं कि ये मनुवाद का तकिया कलाम अब हमारे उत्पल जैसे, हमारे पाल जी जैसे लोगों के बीच में, हमारे पसमानदा जैसे लोगों के बीच में बंद कीजिए। ये ड्रामाबाजी बंद कीजिए। इस ड्रामा का नतीजा है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव को आज बाहर किया गया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, दिल्ली में सत्ता, लोकसभा में आओगे कहोगे ओबीसी प्रधानमंत्री बनेगा, बिहार में आओगे तो कहोगे पिछड़ों की सत्ता है, किसी राज्य में जाओगे तो कहोगे पिछड़ों 85% की सत्ता है। शर्म आनी चाहिए। 85% नहीं, तुम 15% हो, वो 85% है, क्योंकि वो रूल कर रहा है और तुम तो उसकी तुम तो वहां पर किसी लायक नहीं हो। तुमको डर हो रहा है ईडी का, तुमको डर हो रहा है सीबीआई का। मंसूरी साहब आपके पास आऊंगा। विनोद पाल जी, आप क्या मानते हैं, क्या वजह है कि सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग या राजनीतिक पार्टियां जो खुद को पिछड़े दलितों का रहनुमा कहलाती है और लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को छोड़ देती है अकेले लड़ने के लिए, जो विचारधारा की लड़ाई है उसको कुंद करने में आखिर जो लोग जो हैं ये लोग कुंद क्यों करते हैं, क्या वजह है? डॉक्टर मंसूरी साहब ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखी। बहुत सुंदर बात कहे कि इस देश में बहुजनों की 85% आबादी है और हम लोग मनुवाद की बात करते हैं, फिर भी लक्ष्मण यादव को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। आपने जो अभी सवाल किया है उस पर मेरा मानना है कि जो सत्ता में हमारे लोग जो काबिज हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो, वो उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है। जिस तरह से देश की जो सत्ता है इस देश में, अगर उनको लक्ष्मण यादव से डर है तो हमारे लोगों को भी, ओबीसी दलित पिछड़े वर्ग के गरीबों का जो कोई बेटा है अगर वह पढ़ा लिखा है तो उससे उन्हें डर है। क्योंकि कोई भी राजनीति में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, किसी भी जाति का है, उसे राजनीति में टिकट नहीं दी जाती। जो बोलने वाला है, जो लड़ने वाला है, जो पिछड़ों के सवाल पर, दलितों के सवाल पर जो लड़ रहा है, उसे वो टिकट नहीं देना चाहते, क्योंकि उसे उसका खतरा है कि आगे चल करके मेरा जो नेतृत्व है उस पर खतरा है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को जो मुखर है, क्योंकि उसके पास पता है कि जो अंबेडकर के रास्ते पर चल रहे हैं, जो फूले पेरियार की बात कर रहे हैं, जो असली में आपको जगदेव बाबू की बात कर रहा है,
जो जनन्याय की बात कर रहा है, और आज का जो युवा पीढ़ी है वे विचारों से लैस है। पहले के जो नेता थे उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वह वैचारिक है, वह लड़ रहा है, तो उन्हें इस बात का डर है। शायद यही कारण है कि देश के अन्य जो हमारे ओबीसी के नेता हैं, जो दलित नेता हैं, वह दलितों और पिछड़ों पर विश्वविद्यालयों में हो या कहीं पर भी हो, जब उनके साथ किसी तरह की घटनाएं घटती है तो वे नहीं बोल पाते हैं, और अगर कहीं कुछ बोलते भी हैं तो दबी जुबान से बोलते हैं। मैं एक और आपको उदाहरण देकर कहना चाहते हैं कि अभी आप देखेंगे कैसे जब 90 में मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसके खिलाफ में कमंडल पूरा देश में सवर्णों लेकर चल दिया, पूरे देश भर में बवाल हुआ। लेकिन जब 10% आरक्षण लागू हुआ तो कोई भी पार्टी जो ओबीसी और दलित के जो नेता हैं वह कोई नहीं बोल सका, कोई भी मजबूती से नहीं बोला। बिहार में 1-2 सामाजिक न्याय की पार्टी छोड़ दिया जाए कुछ लोगों को, तो कोई भी मजबूती से इसे नहीं बोला कि औपचारिकता पूरा की, सिर्फ औपचारिकता पूरा किया गया कि हम जो है इसका विरोध कर रहे हैं, यानी ओबीसी को भी खुश करने का कोशिश किया गया और उधर सवर्णों को भी खुश करने का कोशिश किया गया। तो कहीं ना कहीं ये वोट से उसके जोड़ करके देख रहे हैं, और यदि जब तक वो वोट की राजनीति करेंगे तब तक वो हमारे साथ खड़ा नहीं होंगे। और असली जो डर है वो ये है कि वह किसी भी जाति का हो, ओबीसी, दलित, बैकवर्ड का, वह हमारे नेतृत्व पर खतरा जब आएगी तो वह आपको सपोर्ट नहीं करेगा। शायद यही कारण है कि लक्ष्मण यादव को वहां से निकाल दिया गया। इसके बावजूद न तो उत्तर प्रदेश से, न बिहार से, न अन्य राज्यों से कोई भी ओबीसी और दलित का नेता मजबूती से इसको सवाल उठाने का प्रयास नहीं किया। जी। उत्पल बल्लभ जी, जिस तरह से लक्ष्मण यादव को मतलब ड्यू से निकाल दिया गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और इसके बाद कोई भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो नेतृत्व करता हैं, वो उस तरह से मुखर होकर के उनके पक्ष में खड़ा नहीं हुए। क्या सचमुच जो पाल साहब ने कहा और जो हमारे डॉक्टर फिरोज मंसूरी साहब ने कहा कि क्या सत्ता प्रतिष्ठान और राजनीतिक दल का जो नेतृत्व करते हैं पार्टियां, उनके नेता यही समझते हैं कि सामने वाला बंदा हमारे लिए भी चुनौती है? देखिए, एक पार्टी तो जो सरकार में है वो तो निकाली ही है, जो सरकार में नहीं है हम उनसे अपेक्षा रख रहे हैं और उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि उन लोग मुखरता से बात को नहीं उठाए। तो मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से देखा और मैं कह रहा हूँ, जब फुटबॉल मैच होता है तो एक ऐसी टीम है जो गोल करने के लिए मैदान में उतरी है, और एक टीम है जो अपना गोल पोस्ट बचाने के लिए मैदान में उतरी है। तो वो दोनों टीम में अंतर है। जो ये हौसला से उतरी है कि हमें गोल दागना है, और एक जो हौसला इस हौसले से उतरी है कि हमें गोल बचा लेना है। तो यहाँ इसी तरह यह भी पार्टियों की स्थिति इस देश में मेरे अनुसार ऐसा हो चुका है कि भाजपा और आरएसएस संघ के लोग के सामने में बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो अपने गोल पोस्ट बचाने में लगे हुए हैं, और ये गोल दागने के लिए उतरा है। तो मनोबल की कमी है। दूसरी चीज, जो पार्टियां की बात हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं तो वो पॉलिटिक्स और एक इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स होता है। तो भाजपा का जो है, आरएसएस का आनुषंगिक संगठन है, एबीपी है, और तमाम कितने बजरंग दल और क्या क्या है नफरत फैलाने के लिए, 1-2 नहीं, तो वो पॉलिटिक्स करती है और इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के लिए भी अलग अपनी रणनीति तैयार करती है। बाकी पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में ही लगी है। जब आप इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में ही सिर्फ और सिर्फ लगेंगे तो ऐसे सवाल और मुद्दों पर आप लड़ाई बढ़िया से नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब तक आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, समाज की बात नहीं करेंगे, जमात की बात नहीं करेंगे, तो ऐसे ही पिटते जाएंगे। देखिए, इस देश के लोग बेकारी से परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, देश के तमाम सवाल को बेचा जा रहा है, अब बावजूद इसके सत्ता पे सत्ता आ रही है। नहीं, महंगाई और मेरा पर्सनल अनुभव है कि देश की एक बड़ी जनसंख्या है। लगातार मैं सर्वे कर रहा हूँ उत्पल बल्लभ जी, और लोग यही कहते हैं कि पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए, गैस 2000 रुपये सिलेंडर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये स्लोगन है, ये स्लोगन है। जैसे एक पुरानी स्लोगन हम भी गांव में सुनते थे, और जब तक हम विश्वविद्यालय में नहीं आए, पढ़े नहीं, तब तक हम उन स्लोगन को हम भी रटते रहे। जैसे बोलता है ना, सेवा सत्कार है। अब भाई, जब सेवा सत्कार है तो सेवक जातियां सुधरे क्यों है? सत्कार में अगड़ी जातियां क्यों नहीं है? तो ये स्लोगन पढ़ा करके
ये पढ़ाते रहते हैं, उसी तरह का नया टर्मिनोलॉजी है। और टर्मिनोलॉजी देखिए बताते हैं, शासक वर्ग जो होता है वो भाषा से शासन करता है, वो डंडा से शासन करता है, वो न्यायालय से शासन करता है, वो ब्यूरोक्रेसी से शासन करता है। तो भाषा और ये जो भाषा से शासन करना, अपने शब्दों से शासन करना, तो ये स्लोगन है। ये स्लोगन में योगेश जी मत फंसाइए, ये पुरानी स्लोगन पे हम बात करते हैं, वही बात फिर दोहराएंगे हम। जब सत्ता सेवा सत्यकार है तो सेवक सुधरे का है, सत्यकार में पीछे क्यों हो आप? तो ये स्लोगन मत बताइए हमको कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो हमको बेवकूफ़ बना रहा है। उसको जो चीज़ लेना है, और उसको क्या फ़र्क पड़ता है? जो देश के सारे कोयला ही ले लिया है, उसको 100 रुपये पेट्रोल देने में क्या फ़र्क पड़ता है? यही वही लोग स्लोगन कर रहे हैं। जो सारे ट्रेन खरीद लिए हैं देश के पैसा से, कौन बाप अपने बाप के पैसा से नहीं, देश के पैसा से, देश का कर्जा लेकर के सारे ट्रेन खरीद लिया इस देश का। जो हवाई जहाज खरीद लिया वो इस तरह का स्लोगन दे रहा है, वो 200 रुपये पेट्रोल की लड़ाई लड़ रहा है। ये आम लोगों की लड़ाई है और स्लोगन उसका है। उसके स्लोगन में हमको ना फंसाएं आप, उसके स्लोगन में ना फंसाएं। आपने कहा कि मनोबल की कमी है जी। आखिर मनोबल की कमी क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये हम जानते हैं फिरोज मंसूरी साहब से। तो मंसूरी साहब ये बताइए कि लक्ष्मण यादव जैसे जो समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए क्या विकल्प है जब उनका गला घोट दिया जाता है और नेतृत्वकर्ता खामोश हो? तो ऐसे में क्या रास्ता है? देखिए, हमारे तमाम जो साथी हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अभी आपने देखा होगा कि प्रोफेसर सूरज मंडल ने जी ने भी कहा है कि क्या देश का जो युवा है, हमारा समाज है, वो आंदोलन के लिए तैयार है, क्या भारत बंद होनी चाहिए इसके ख़िलाफ़। आप देखिएगा रतन लाल जी का भी इसी तरह का मामला आया है। हम लोग बिहार में इस चीज़ को सोच रहे हैं और सवाल सिर्फ लक्ष्मण यादव की सज़ा का मामला नहीं है, ये हर यूनिवर्सिटी में हो रहा है। हर यूनिवर्सिटी के लक्ष्मण यादव के साथ यही हो रहा है। जी जी जी। तो इस ऐसी व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की तैयारी हो रही है। और जैसा कि आप देखे होंगे, एक बार हम लोगों ने हमारे लोगों ने भारत बंद कराया है, ये बात साबित भी हुआ है। और लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, बाबा साहब के संविधान के नीति पर, हम गांधी के मार्ग पर अहिंसात्मक तौर पे हम एक प्रत्यात्मक जो है पूरे देश में हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं और उस पूरे मूवमेंट को हम लोग समर्थन देने जा रहे हैं। खास करके हमारे जो 85% पसमानदा है, हमारे जो बहुजन समाज के तमाम लोग हैं, SC ST OBC के जो लोग हैं, तमाम लोग गोलबंद होके अगली रणनीति हम लोग की यही है कि अगर इस तरह के निर्णय होते रहेंगे, अगर इस तरह के निर्णय पर विराम नहीं लगा है, तो वो आंदोलन की तरफ भी हम लोग बढ़ सकते हैं। और अभी समय है, अभी भी समय है कि अगर उनकी वापसी हो जाती है, उनको फिर से सम्मान दिला दिया जाता है, उनको पुनः वापसी करते हैं और उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश के आम नागरिकों को लौटा दी जाती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी आम नागरिकों को लौटा दी जाती है, तो फिर किसी आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मंसूरी साहब को उम्मीद है, इन्होंने उम्मीद नहीं खोई है और लगता है कि सत्ता प्रतिष्ठान और जो नेतृत्व करता है वो देर सवेर जागेगा। क्या आप भी उम्मीद बना रखे हैं और आगे का रास्ता आपकी नज़र में क्या है? देखिए, लक्ष्मण यादव जी के साथ जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही दुखद है इस देश के युवाओं के लिए, छात्र नौजवानों के लिए, शिक्षकों के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, इस देश के बुद्धिजीवियों के लिए। पहले ही हमने बता दिया कि किस तरह से आज के डेट में जो है सेंसरशिप लगा दिया गया है, बोलने पर जो प्रतिबंध है, इसके खिलाफ आवाज़ अब देश में जो है और मुखर होकर के लोग उठाएंगे। लक्ष्मण यादव हमको लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से फ्री कर दिए गए हैं, लेकिन अब वह और मुखर होकर के देश में बहुजनों की आवाज़ को उठाएंगे और उनको जहां भी जाएंगे उनको समर्थन मिलेगा ये बहुजनों के सवाल पर, और हमारे जैसे नौजवान लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल। तो कई लोग ऐसा सोच रहे हैं और कह रहे हैं, खास करके सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं कि लक्ष्मण यादव के लिए आगे का रास्ता खुल गया है और देर सवेर जो है उनकी राजनीति में एंट्री होगी, लोग उन्हें मौका देंगे। उत्पल जी, जैसे कि मंसूरी साहब ने कहा कि अगर जैसे कि उन्हें न्याय नहीं मिलता है, उनकी जो टर्मिनेशन हुआ है वो वापसी नहीं होती है, तो भारत बंद और तमाम तरह के आंदोलन किए जाएंगे।
हम चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि हम जाग गए हैं। आपको लगता है कि उम्मीद की कोई लौ बची हुई है और सचमुच जो 85% लोग हैं वो जाग चुके हैं और जिस तरह से उन्हें अपमानित करने का काम किया जाता है, प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, उसके खिलाफ वे चुप नहीं बैठेंगे? देखिए, ये घटना लक्ष्मण जी को लेकर के चर्चा पे जरूर बैठे हैं, लेकिन ये पहले भी मैं बताया कि ये एक लड़ाई जो है लंबी लड़ाई है। उस लंबी लड़ाई का एक हिस्सा है लक्ष्मण जी जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लोकतंत्र बोली से चलेगी और बोली से ही चली भी है और उसी बोली को ये दमन कर रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं। तो लोकतंत्र जब बोली से चलेगी और बोली को रोक रहे हैं, मतलब लोकतंत्र की हत्या है। ये लक्ष्मण का निष्कासन नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और लोकतंत्र की हत्या कर कर कल फिर मंसूरी साहब पे आएगा। मंसूरी साहब भी विश्वविद्यालय में बैठे हैं, तो मंसूरी साहब जो बोल रहे हैं वो खुद के लिए भी उनको ये करना होगा। ये लौट के मेरे पास आएगा। और आप भी न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आप भी अगर इस तरह की मैसेज को दिखाइएगा तो आप पे भी आएगा। बहुत सारे पत्रकार पे भी आया है मामला। तो ये सबका मामला है, लक्ष्मण से होते हुए मामला आगे बढ़ेगी। तो इसको इस रूप में देखते हुए आंदोलन होगा, हम लोग भी करेंगे। बहुत जगह से मैसेज भी मिल रहा है और लोग बात विचार कर रहे हैं और ज़रूर होगा। ज़रूर होगा। चुप रहना एक तरह से गुनाह साबित होगा, इसीलिए लोगों को उम्मीद है कि लोग चुप नहीं रहेंगे। अगर सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग इसी तरह से दमन करते रहे तो बोली को बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र बोली से चलता है। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।